हेलो स्टूडेंट्स, जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, सो नाउ हमने एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4। ओके, एक्सरसाइज 1.4 का आप क्वेश्चन पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे पहला स्टेटमेंट है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहला हमारा पार्ट कह रहा है 13/3125। इसके अंदर हमें बोला गया है कि हमें इसका डिवाइड नहीं करना है और हमें इसके बारे में बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, मतलब जो पॉइंट्स में जो इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो अब कौन सा मेथड है सर कि डिवाइड करे बिना हम डेसिमल के बारे में कैसे बता दें सर, डेसिमल में कैसा पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, केवल आपको क्या करना है बेटा, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। इसके आप केवल डिनोमिनेटर में ध्यान देना। पहला पॉइंट, डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद एक बार हम थोड़ा न्यूमरेटर पे भी ध्यान देंगे। कैसे, देखिए 3/125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसके पीछे 5 है तो 5 से कर दीजिए, तो कितना आएगा हमारे पास 625। वापस 5 से कीजिए, कितना आएगा हमारे पास 125। वापस 5 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा अपने पास 25 एंड इट अगेन डिविजिबल बाय 5, दैट इज 5 टाइम्स। ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसके डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, हम इसके डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं 13/5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको अपन एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 13/5 टू द पावर 5। सॉरी। अब आप देखिए क्लास, अब आप ऑब्जर्व करिए, आप इसके डिनोमिनेटर के अंदर केवल मेरे पास क्या पाया जा रहा है, 5 टू द पावर 5 पाया जा रहा है, मतलब इसका फैक्टर केवल 5 आया हमें। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो 13 है वो मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स यही रहेगा, 13 ही रहेगा। तो अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। क्या मेरे इसके डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5, लिसन टू मी प्रॉपरली, 2 और 5 और बोथ, देखिए जो मैंने ब्रैकेट के अंदर बना के लिखा है ना 2, इसके पीछे मैंने और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, मैंने और लिखा है। और का मतलब होता है या तो डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए या फिर 2 की पावर्स होनी चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए या फिर 5 की पावर समथिंग होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। यू नो द वन इज एक्सेप्शन, 2, 5 इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। देन दिस विल बी टर्मिनेटिंग। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब सवाल है 2, 5 या उसके अलावा और क्या होगा। देखिए अभी आपको बताते हैं, अगर कुछ 3 हो जाए, 7 हो जाए या फिर 11 हो जाए, कोई दूसरा प्राइम नंबर हो जाए 2 और 5 को छोड़ के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इसको सॉल्व करने की, डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल क्या ध्यान देना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर।
हमें डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, कहीं वो न्यूमरेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिएगा। ध्यान रखिए, ये बात मैं वापस रिपीट करूंगा क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसके अंदर मुझे ये कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर के अंदर कोई ऐसा फैक्टर है जो डिनोमिनेटर के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है तो उसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। उसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, सर क्या मेरे डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 और इन दोनों के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ रहा है तो हो जाएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज इट विल बी टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, टर्मिनल, किसी भी चीज को टर्मिनेट करना मतलब खत्म होना, तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। क्या आएगा? क्या आएगा क्लास? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको कराता हूं, एक सेकंड देखिएगा आप। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है? 17 डिवाइडेड बाय 8। इसका सेकंड पार्ट हमें कहता है 17 डिवाइडेड बाय 8। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बताना ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी कर लेते हैं। मैंने क्या बताया? सीधा आप इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कर दीजिए। हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो फिर आप मुझे बताइए, क्या मेरे पास 2 और 5 और बोथ ऑफ देम के अलावा और कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे? 3, 7, इज इट लाइक दिस? नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 17 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3। मेरे पास डिनोमिनेटर में केवल 2 है तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो मैंने बॉक्स बनाया था यहाँ पे, इसको एक बार जहां पे भी आप सॉल्व करें इस पे एक बार बॉक्स बना के स्टार जरूर लिख दें। कैसे सर? 2 टू द पावर m, पावर कुछ भी हो सकती है, उसको कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये फॉर्मेट हमारे पास अगर है डिनोमिनेटर में तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर हमारे पास आ जाता है तो हमारा वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। अभी तक तो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल किसके आए? टर्मिनेटिंग के। अब हम बात करते हैं 64 अपॉन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 64 अपॉन 4, 5, 5। ठीक है क्लास, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कीजिए। 4, 5, 5। तो आपको पता है सबसे पहले पीछे क्या है? 5। 5 जैसे ही आपको पीछे दिख जाए सबसे पहले आप उसका फैक्टर सिलेक्ट कीजिए 5। अब हमने क्या किया? 5 को इससे डिवाइड किया, 45 हो जाएगा मेरे 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 1 टाइम्स। अब देखिए बेटा 91 का फैक्टर मुझे भी इतना याद है 7, 13 टाइम्स। तो मैंने इसको किया 7 से, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 13 टाइम्स। तो ये रह गया 13 और ये आ गया 1। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स को क्या लिखूंगा? 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 11। ठीक है, 7 इंटू 11। ओके, अब आप देखिए बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11, क्या 64 और 7 कहीं पे कैंसिल हो रहे हैं? नहीं। क्या 64 एंड 11 कहीं पे कैंसिल हो रहे हैं? नहीं। क्या उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। तो अब मैं क्या कह सकता हूं? नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए आपके सामने नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल आ गया है। रीजन बताइए क्यों? रीजन आप खुद देखिए सर, कि आपने क्या बोला था? 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर n का फॉर्मेट है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ये 7 और 11 का क्या करें? इसका तो आपने नहीं बोला था। और ये अगर हमारे अपॉन के फैक्टर्स में, दैट इज डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में अगर आ जाता है तो ये हो जाएंगे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप 64 को इससे 64 को आप 455 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया? अब आपके सामने का एग्जांपल हो गया नॉन टर्मिनेटिंग का। अब दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। ऐसा करते हैं, फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि प्रैक्टिस
नहीं करोगे, कोई भी टीचर, आई ऑलवेज से दिस थिंग बेटा, ऑलवेज लिसन टू मी दिस थिंग प्रॉपरली, कोई भी टीचर अच्छा ही पढ़ाता है, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, चाहे कोई कितना भी अच्छा पढ़ा ले, मैथ्स तो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स के लिए। अब हम बात करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट कराते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें, 29 डिवाइडेड बाय 3 4 3। 29 क्या है हमारे पास, एक प्राइम नंबर है एज इट इज, उसके फैक्टर वैसे भी नहीं होंगे। अब मैं करता हूं 343 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 343 होता है 7 का क्यूब। अगर आपको नहीं पता है तो अच्छी बात नहीं है, पता होना चाहिए। 343 जब 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 49, इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 7, और ये मेरे पास आ गया 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 29 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 29 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। अब मुझे बताइए, क्या मेरे डिनोमिनेटर के फैक्टर के अंदर 2 या 5 या दोनों के अलावा और कुछ है, या 2 या 5 के अलावा कुछ और है? हाँ सर, 7 की पावर 3, 7 की हमने बात नहीं करी थी, मैंने केवल 2 और 5 की बात करी थी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर हम क्या बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ पोर्शन की। सिक्स्थ पोर्शन हमें क्या कहता है, 23 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए, ये हमें साफ दिख रहा है, आप यहाँ पे देखिए, हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही बाबू टाइप क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाना चाहिए। सर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के अंदर तो केवल 2 और 5 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, 7th इज योर होमवर्क, 7th आप कीजिएगा। अगर 10 पार्ट में 2 पार्ट आपको होमवर्क मिलता है तो खुश होना चाहिए। 10 पार्ट्स आर देयर। अब क्लास में आपको करा रहा हूं 8th पार्ट, अब मैं आपको करा रहा हूं 8th पार्ट। एट्थ पार्ट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 6/15। क्लास इसके अंदर थोड़ा ध्यान देना, मैंने शुरुआत में एक चीज समझाई थी, वो इसके अंदर यूज हो रही है। क्या कहा कि सर 15 के फैक्टर्स कीजिए, आपको सीधे आते ही हैं सर, 3 से डिवाइड किया, 5 टाइम 5 से डिवाइड किया, 1 टाइम, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। अब आप लोग क्या बोलोगे, सर डिनोमिनेटर के अंदर 2 और 5 के अलावा 3 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये 3 हमारा एक्स्ट्रा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्लास ये टॉपिक शुरू होने से पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर अगर कोई भी कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है तो आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा, वो आपको कट आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ 3 1 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 2/5। अब आप लोग देखिए, क्या मेरे डिनोमिनेटर के अंदर, क्या मेरे डिनोमिनेटर के अंदर 2 या 5 या इन दोनों के अलावा और कुछ है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। और ध्यान रखना क्लास, एग्जाम में कभी इतना सिंपल सा नहीं आता, थोड़ा सा तो वो भी आपको चेक करेंगे कि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं। तो वो हमेशा आपको मैक्सिमम, अगर अच्छा क्वेश्चन कोई देने वाला हुआ तो वो यही क्वेश्चन देगा 6/15, या फिर कोई ऐसी कोई वैल्यू देगा जिसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर एक कॉमन फैक्टर होगा जो आपको कैंसिल आउट करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने प्रोसीजर और कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th पार्ट की। 9th पार्ट में हमें वो क्या कह रहा है, 35 डिवाइडेड बाय 50, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 35
5 इंटू 2 इंटू 10, 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर ये 1 टाइम्स और ये 7 टाइम, तो ये क्या आ गया मेरे पास 7/2 इंटू 5। भले ही वो 5 था लेकिन अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ गया 2 और 5, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके 10th पार्ट की। टेंथ पार्ट में क्या दिया गया है 77/210, 77/210, तो 21 आपको पता है किसकी टेबल, 7 की टेबल में आता है, याद होगा आपको। तो मैं लिखता हूँ 77/21 को क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 3 और 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। आप आराम से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से। मैं आपको हमेशा एक चीज़ वापस रिपीट कर देता हूँ और पहले भी बोल चुका हूँ, टेक योर टाइम, भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम का जो पेपर का जो टाइम पीरियड होता है वो इसी तरह से सेटअप होता है कि बच्चा उस टाइम पीरियड में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सके। लेकिन आप क्या करते हो, गलत कर देते हो, कट कर देते हो, अगर किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उसे 4 बार करते हो जल्दबाजी के कारण से। मैं आपको यही कह रहा हूँ, टेक योर टाइम, हैव पेशेंस, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर ने बिल्कुल उसी हिसाब से एग्जाम पेपर सेट किया है। तब देखिए यहाँ पे आपका क्या कैंसिल हो रहा है, ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया 11/2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ देखिए क्या 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, यस सर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये लिख लेना, ठीक है ओके। तो ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो जहां पे भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है वहां उसके साथ में रिपीटिंग भी जरूर लिख देना। नॉन टर्मिनेटिंग जहां पे भी आपके आंसर आया हो उसके साथ आप रिपीटिंग भी जरूर लिख देना, ठीक है क्लास ओके। नाउ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.4 बहुत ज़्यादा सिंपल है, एक्सरसाइज 1.4 बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो सबसे अच्छी आपकी एक्सरसाइज थी दैट वाज एक्सरसाइज 1.1, उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा के आपके क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ध्यान रखना एग्जाम में आने के उनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था √5, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद वो टॉपिक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और अब हम इस टॉपिक पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैं ज़्यादा पार्ट सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए आप खुद समझ आइएगा कि सर आपने इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा पोर्शन क्यों नहीं करा है। प्लीज़ एक बार क्वेश्चन पढ़िए, जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठो सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which we have टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिसके आंसर भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आए थे, उसके अंदर अब हमें क्या करना है, उन क्वेश्चन को डिवाइड करना है। मतलब पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया था विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन, और अब हमें खुद को बोला गया है कि सर सेकंड क्वेश्चन में आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कीजिए और आंसर वेरीफाई कीजिए क्या आपने क्वेश्चन नंबर 1 के जो लिखे हैं वो सही लिखे हैं या नहीं। तो कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, सारे लॉन्ग डिवीजन मैं नहीं करूंगा, ये सिर्फ डिवाइड करना है। डिवाइड आपने 4th क्लास से सीखना शुरू कर दिया था, 4th 5th 6th 7th 8th 9th इतनी क्लासेस पढ़ के डिवीजन तो आपको आता ही होगा। तो सबसे पहला मेरा पार्ट था जिसका आंसर टर्मिनेटिंग था, दैट वाज 13/3125, 13/3125। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, आप सबको आता है डिवाइड करना, यस और नो? डिवाइड करना तो आता होगा, कैसे करोगे, 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो देखिए क्लास इसके अंदर होगा क्या, आप अगर इसको ऐसे डिवाइड करते हो तो मैं अगर इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करूं तो नाराज मत होना, आप भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। आप डिवाइड करोगे जितना मैं क्या करूंगा,
13 मैंने इसको लिखा था 5 की पावर 5। क्या लिखा था मैंने? 5 की पावर, इसको मैंने 5 लिखा था। तो मैं क्या करता हूँ इसको अब 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? 13 इंटू 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ देखिए, एक 5 और एक 2 कितना हो जाएगा? 10। तो देखिए 10 2 3 4 5। अब मेरे को सिर्फ डिवाइड करना है, तो 2 टाइम्स 4 8 16 16 2 32। तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो अब देखिए इसका मेरा आंसर क्या रहेगा? 13 इंटू 32 कितना होता है? 13 इंटू 32 आप लोग करिए जब तक मैं आंसर लिखता हूँ। 416 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा मेरा 0.00416। अगर आपका कैलकुलेशन के बाद यही आंसर आया है तो मेरा आंसर यही होगा, और आपका भी आंसर आप डिवाइड करके देख लीजिए, आपका भी आंसर यही आएगा। अब सवाल एक बार मैं सिर्फ ये चीज़ समझाना ज़रूर चाहूँगा कि सर आपने जितना 5 की पावर 5 है उतना ही 2 की पावर 5 क्यों मल्टीप्लाई किया? देखिए बेटा, आपको पता है 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। तो मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर में मैंने 10 बना दिए। क्या कर दिया मैंने? डिनोमिनेटर में मैंने 0 0 0 0 लेकर आ जाऊंगा। तो आपको पता है ये डिवीजन आपको आता नहीं, अपॉन में जितने जीरो होते हैं उतनी डिजिट्स काउंट करके आप जीरो लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे था 5 टाइम 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो मैंने क्या कर दिया इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना हो गया? 10। ये हो गया 100। इस तरह से हमारे पेयर बन गए। तो ये 10 100 1000 10,000 लाख। तो ये हमारे अपॉन में लाख बन गया। ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर अपॉन में 5 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर अपॉन में 2 हो तो क्या करोगे? जल्दी बताइए। अगर अपॉन में 2 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 से। ऐसा नहीं कि वहां पे भी 2 से कर दो, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, फिर हम इसका एक पार्ट और करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात ध्यान रखना, हमें सॉल्व वही पोर्शन करना है, हमें सॉल्व वही पोर्शन करना है जिसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग। क्या होगा? फिर हम बात करते हैं 17 डिवाइडेड बाय 8। एक और करा देते हैं आपको। 17 डिवाइडेड बाय 8। मैंने आपको क्या बोला था? 17 और 8 को मैं लिखा था 2 की पावर 3। फिर मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 की पावर 3, और यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 5 की पावर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 17 इंटू 1 2 5, और ये हो जाएगा 1 2 3। अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई करना आपको आसान लगता है, या 17 को 8 से डिवाइड करना? ये आप डिसाइड करोगे। यहाँ पे मुझे ये वाला कंसेप्ट इजी लग रहा है, आप सीधा डिवाइड कर लीजिए ना, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा, जब मैं 125 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2125, और ये हो गया मेरे पास 1000। दैट विल बी 2.125 विल बी माई आंसर। अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो ये लीजिए, देखिए क्या रहेगा हमारे पास। 2 टाइम्स आ गया हमारे पास 16, फिर हमारे पास आ गया ये 1। ठीक है, 1 के बाद मैंने लगाया यहाँ पे पॉइंट और ये लग गया 0। तो ये हो गया मेरा 8 कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। ये आ गया मेरे पास 2, तो ये आ गया 1, फिर आ गया वापस 0, तो कितना हो गया? 2 टाइम दैट इज 16। माइनस करेंगे, आ गया 4, ये हो गया 40 40 आ गया मेरे पास 5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी मेरे कैंसिल होकर रह गया 0। तो ये मेरे पास आया 2.125, और यहाँ पे भी आया 2.125। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा वाला मेथड यूज लेना है। मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूंगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना क्लास, मैथमेटिक्स में कभी भी किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही नहीं होता। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड ट्राई कीजिए, बट आई ऑलवेज प्रीफर दैट मेथड जो सिंपल रहे, बच्चे इजीली सॉल्व कर सकें और बच्चों से गलती ना हो।
टीचर कहते हैं ये इजी है वो इजी, अरे नहीं, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि उसको कौन सा इजी लगा है। आपको अगर ये मेथड, जैसे यहाँ पे तो ये वाला मेथड सिंपल लग रहा है, लेकिन अगर यही पहले वाले में अगर आपने करा होता तो मुझे लगा होगा आपको ये वाला मेथड सिंपल लगा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की। नेक्स्ट पोर्शन में हम कौन सा करें बता दीजिए आप। नेक्स्ट पोर्शन में 9th वाला चेक कीजिए एक बार। 9th में क्या था आपके पास, 35/50। मैं 9th पोर्शन करा रहा हूं। 35/50, इसमें आपको पता है 5 की टेबल से ये कैंसिल हो गए थे, क्या बचा था हमारे पास 7/10। ये लीजिए सीधा ही सॉल्व हो गया ये तो 0.7। आप चाहो तो आप इसको डिवाइड कीजिए या जो भी मेथड लगाना, ये तो सिंपल दिख रहा है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है, सीधा लिखिए आंसर, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है क्लास। अब अगर इसके अंदर 5 या 6 हमारे टर्मिनेटिंग थे, उसके अंदर मैंने 3 या 4 सॉल्व करा दिए हैं, तो बाकी के 2 या 3 जो पीछे रह जाते हैं वो कौन करेगा, वो रहेगा आपका होमवर्क। वो क्या रहेगा, आपका होमवर्क। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में एक बार पढ़ना क्वेश्चन को, द फॉलोइंग रियल नंबर्स। एक बार हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं एक बार। पहले इसको सबको ऊपर भेज देते हैं, बिल्कुल फ्रेश क्लीन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। In each case, decide whether they are rational number or not. तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि जो नंबर हमें दिया गया है ये रेशनल नंबर है या नहीं। आई ऑलवेज से कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर मेरा पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p and q बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर एंड डिनोमिनेटर इज नॉट इज इक्वल टू 0। और उसके बाद मैंने आपको एक और बताया था कि ये होता है हमारे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में हमारे कौन से नंबर आएंगे, ध्यान देना। ये 2 मिनट का रिवीजन है। अगर ये क्वेश्चन का रिवीजन, ये पोर्शन अगर आपका रिवीजन हो जाता है तो जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आप देखते ही आंसर दोगे, उसके आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप सीधा देखते आंसर दोगे। ये देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, एक तो आता है हमारा टर्मिनेटिंग। जो भी नंबर हो अगर वो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं सर, जिनके पीछे डॉट 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 नहीं आता, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग, और वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूँ 2 या फिर 2.3012, ये भी बस खत्म हो गया। तो ये नंबर टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो जाते हैं, और जो नंबर खत्म हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं सर नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं 2 तरह के। कौन से सर, नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के होते हैं। कौन से, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो पहले हम डील करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। अब इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा सर, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, फिर वो रिपीट भी होना चाहिए। सर कैसे, देखिए आप एक बार 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 0.3333 डॉट 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 डॉट। हम नीचे क्यों फंस रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ये लीजिए हम ऊपर पहुंच गए, ठीक है। 0.6666 डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको बताया था इससे हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 का बार और 0.6 का बार। ये इसके लिए है और ये इसके लिए। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं 0.477 डॉट डॉट डॉट। तो जो पोर्शन रिपीट होता है हम केवल उसी के ऊपर बार लगाते हैं, दैट इज 0.47 बार।
अब हम बात करते हैं, ये हो गए हमारे रेशनल नंबर के टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो अब बात करते हैं, अगर रिपीटिंग इसके अंदर आ गया है तो नॉन रिपीटिंग कहाँ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसी वैल्यू जो ना तो खत्म हो और ना ही उसके अंदर कोई पैटर्न रिपीट हो। कोई पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं सर जैसे कि एक बार इसमें 9 आया था, फिर 6-7 वैल्यू बाद और 9 आया था, फिर 10-15 वैल्यू बाद वापस 9 आया था, नहीं, पैटर्न रिपीट होना चाहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसका एग्जाम्पल 0.231459821 डॉट 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 डॉट। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0989829124321 डॉट डॉट डॉट। अब आप ऑब्जर्व करोगे इनके अंदर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, कोई पैटर्न फिक्स टाइम पीरियड के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल की कैटेगरी के अंदर आएंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। तो ये क्वेश्चन अब करते ही आप देखते ही पहचान जाओगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक चीज और बोलेंगे, इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है तो आप इनके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर कहेंगे। बढ़ेगा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास, दैट इज 43.123456789, ये हमारे पास नंबर है। अब देखिए इसका सर जो हमारा डेसिमल के बाद जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद खत्म, 9 के बाद खत्म, खत्म मीन्स टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होते ही ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। इसके बारे में जो हमें बात करनी है वो हम देख लेंगे बाद में, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है उसका। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पोर्शन ये रहा, सेकंड पोर्शन ये रहा। सेकंड पोर्शन कह रहा है 0.120, उसके बाद आता है हमारे पास 1200, उसके बाद 12300, 12123 डॉट 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 डॉट। यही क्वेश्चन में दे रखा है आपको। ओके, तो सबसे पहले तो बात करते हैं सर पीछे अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि पीछे डॉट 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 आ रहा है, तो ये हो गए हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग हो जाने के बाद आप इसका क्या बोलोगे, सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो अब क्या करें, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद ऑब्जर्व कीजिए कि सर यहाँ पे क्या आ रहा है। देखो 120, 120, फिर कितना आ रहा है 1200, फिर क्या आ रहा है 12300, फिर क्या आ रहा है 124 टाइम्स 0। तो क्या इसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये मत कहना सर 120 120 120 120, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ, यहाँ पे मेरे पास 120 है, यहाँ पे मेरे पास 1200 है, यहाँ पे मेरे पास 12,000 है, यहाँ पे मेरे पास 1,20,000 है। वैल्यू अलग अलग हो रही है, वैल्यू अलग अलग हो रही है, 120 1200 12300 124 टाइम्स 0। तो ये कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हो गया मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। और आपको पता है ये वाला कौन फॉलो करता है, ये होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो सेकंड वाला तो हो गया हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पोर्शन के बारे में। थर्ड पोर्शन कह रहा है सर 43.123456789 और उसके ऊपर है बार। उसके ऊपर है बार। ये बार क्या रिप्रेजेंट करती है? बार रिप्रेजेंट कर रही है कि सर ये पैटर्न वापस रिपीट होगा। कैसे? देखिए 43.123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में है, सामने वाले इन्विजिलेटर को पता है, एग्जामिनर को पता है कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब हम एक सवाल, हमारा सवाल के अंदर इसे सेकंड पोर्शन और दे रखा था, सेकंड पोर्शन में दे रखा था इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। आप प्राइम फैक्टर, अगर मैं q डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन of q we will get 2 to the power m or 5 to the power n or 2 to the power m 5 to the power n। हम जब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करेंगे, इसके लाइन का स्टेटमेंट का मतलब हमारे पास ये रह जाता है कि अगर मैं कोई भी टर्मिनेटिंग, मैं किसकी बात कर रहा हूं, टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टर्मिनेटिंग, दैट इज रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। किसकी, रेशनल नंबर के अंदर प्राइम फैक्टर्स ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर 2 और 5। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए तो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा रफ करके वापस लिखते हैं। जो हमारा टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग क्या था जल्दी से बताइए, टर्मिनेटिंग कौन सा था हमारा, सबसे पहला वाला पोर्शन। मैंने बोला था आपको, हम इसके बारे में वापस थोड़ी देर बात करेंगे। ये मेरे पास क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था, हाँ या ना, ये हमारे पास क्या आया था, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ q विल हैव ओनली 2 और 5। जो मेरा टर्मिनेटिंग है, सबसे पहला मेरा क्या आया था, टर्मिनेटिंग, जो सबसे पहला वाला रेशनल नंबर था वो था मेरा टर्मिनेटिंग के बेसिस पे, टर्मिनेटिंग के बेसिस पे, तो उसके अंदर हमारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, क्यू के 2 और 5। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला तो इर्रेशनल नंबर आ गया, तो उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं अब किसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर की। हमें बोला गया है जो भी मेरा रेशनल नंबर आता है, तो ये कौन सा आया, मेरा नॉन टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर है। ये मेरा कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग वाला रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे क्यू के, तो इसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और भी होगा। समझ आया क्लास, 2 और 5 के अलावा और भी होगा। Factors of q will have more values other than 2 और 5। मतलब 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, 2 और 5 के अलावा और भी फैक्टर्स होंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1। हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है। ठीक है बेटा।
तो जब हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है तो हमारा चैप्टर भी फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मेरी बात सुनिए, अब मैं थोड़ा सा आपका 5 मिनट और लूँगा, उसके अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी बातें होती है। सबसे पहला कि सर हमारा इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या बनते हैं। मैं आपके हर चैप्टर के कंप्लीशन के बाद 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि इसके अंदर एग्ज़ाम में आने वाले जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहते हैं। देखिए, हमें प्रिपेयर तो सब कुछ करना है, हमें प्रिपेयर सब कुछ करना है, लेकिन प्रिपेयर सब कुछ करना है लेकिन ध्यान किस पे देना है, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि सर जिनका थोड़ा कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया बनता है एग्ज़ाम में आने का, वो क्वेश्चंस कौन से रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला हमारा बनता है दैट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपके कोर्स के अंदर ये टॉपिक अगर इंक्लूडेड है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की कि सर यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद कौन सा टॉपिक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है प्रूव दैट रूट 5 is an irrational number। ये रूट 5 की जगह आपको पता है रूट 3, रूट 7, रूट 11, कोई भी वैल्यू हो, आई डोंट केयर, कोई भी वैल्यू हो। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको रूट 5 और रूट 3 दो पोर्शन कराए थे, दो पार्ट कराए थे। फिर उसके बाद उसका एक ईजीएस्ट वाला कराया था, जब भी उसके साथ में कुछ प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ दे रखा हो तो उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। ठीक है क्लास। फिर हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के अंदर एक टॉपिक आता है दैट इज एलसीएम इंटू एचसीएफ। थर्ड पोर्शन की बात कर रहे हैं, थर्ड टॉपिक दैट इज थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक में बस एक बार ये ध्यान रखना, सर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द गिवन नंबर। ये 1 और 2 लिख रहा हूँ, आप 1 और 2 तभी लिखें जब आपके माइंड में क्लियर हो कि सर दिस 1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड रिप्रेजेंट द सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द गिवन नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके ऊपर कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपको दोनों नंबर दे जा सकते हैं, पहले आपको दोनों नंबर दे देंगे, फिर बोलेंगे प्लीज वेरीफाई दैट, वो वेरीफाई करना पड़ सकता है। या फिर आपको एलसीएम दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे, सेकंड नंबर दे दे, फिर आपसे पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा। उसके अंदर क्या होगा, ये एलसीएम घूम के इसके नीचे आ जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम, यू विल गेट द एचसीएफ ऑफ बोथ द गिवन नंबर। ये 3 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के अंदर प्रिपेयर जरूर होने चाहिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन 3 टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है एग्जामिनेशन के अंदर चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज रियल नंबर। उसके बाद जो छोटे मोटे टॉपिक रहते हैं दैट इज यही जो आपके पास फ्लो चार्ट था कि सर सबसे पहले हमारे पास आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल। रेशनल नंबर में कौन से आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। और रेशनल नंबर तो ये खुद होता ही है जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे p और q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इज इक्वल टू 0। सो क्लास विद दिस आई एम कंप्लीटिंग माई क्लास। अब मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, तो आप प्लीज़ आपको चैप्टर कैसा लगा, आप हमारे जागृति क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हो सके तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स में साथ में लिख के भेजिए कि सर आपको कैसा लगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आई एम जितेंद्र करवायर, आई एम सेइंग थैंक यू, गुड डे, टेक केयर बेटा।